वेलकम टू अवर चैनल डियर मैम एंड सर। देखो, आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए अपन ने एक मुहिम चलाई है ताकि मैं आप लोगों का क्विक रिवीजन करवा सकूं। तो आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अपना क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनके समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? जब कोई भी दो तत्व मिलकर आपस में एक नया उत्पाद बनाते हैं, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ रहे हैं, अपन किस किस का रिवीजन कर रहे हैं। तो अपने इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट अपना क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और उसको संतुलित कैसे किया जाता है और उसके प्रकार। तो इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर उनके समीकरण कैसे लिखे जाते हैं और उनको संतुलित कैसे किया जाता है, फिर अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला क्या है अपना? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या है? विस्थापन। और फोर्थ द्विविस्थापन। और फिफ्थ अपनी क्या है? उपचयन तथा अपचयन। फिर संरक्षण और लास्ट टॉपिक अपना क्या है? विकर्ण गणिता। देखो, इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो तो पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। फिर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? अभिक्रियाओं के प्रकार से। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन क्या होती है। देखो, एक एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं और आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो तत्वों को आपस में जोड़ दिया जाता है वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन। वियोजन क्या हो जाएगी? इसके विपरीत। संयोजन मतलब जोड़ना और वियोजन मतलब तोड़ना। जब दो अभिकारकों को जोड़ के एक उत्पाद बनाएंगे वो अभिक्रिया अपनी कौन सी है? संयोजन। फिर उसके विपरीत करेंगे वो वियोजन। विस्थापन, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इसके लिए अपन ने एक ट्रिक लिखी है। काली ने कार मांगी, अल्टो जीन फरारी, फिर भी हाय उसे क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, ये आपको लिखनी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इस ट्रिक से आपको ये लर्न करना है कि विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। फिर द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा? जब आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, दो आयन होते हैं आपस में, दो अभिकारक हैं, इन अभिकारकों के आयन जब आपस में चेंज हो जाएंगे वो अभिक्रिया कौन सी है? अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, वो क्या कहलाएगा? उपचयन। अपचयन में क्या होगा? इसके विपरीत, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। उपचयन तथा अपचयन जब दोनों एक साथ होते हैं तो वो अभिक्रिया अपनी कौन सी होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर अपने पास क्या है? संरक्षण। लोहे के ऊपर जंग लग जाना या किसी भी धातु के ऊपर जंग लगते जब वो खराब हो जाती है वो प्रक्रिया अपनी क्या कहलाती है? संरक्षण। विकर्ण गंधिता, जब भी आप कोई ऑयली प्रोडक्ट लेके आते हैं और वो जब वायु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, उपचयन हो जाते हैं, तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनकी गंध बदल जाती है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकर्ण गंधिता। तो ये अपना चैप्टर है, इसका आज अपन रिवीजन करेंगे। अब देखो, अपना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इस तरह से हम सारे चैप्टर का
रिवीजन करेंगे, ताकि हाफ ईयरली में जो अभी आपकी स्टार्ट होगी उससे पहले आपका मैं पूरा रिवीजन करवा सकूं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया किसी भी दो तत्वों को मिलकर जब कोई नया उत्पाद बनाते हैं, जब दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाएंगे, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना, जैसे अपने पास क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये अपना क्या है, ये दोनों क्या है, अभिकारक। और ये अभिकारक जब एक नया उत्पाद बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आगे हम अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। तो इनको, ये अभिक्रिया कौन सी होगी, रासायनिक अभिक्रिया। इनको जब अपन ने सिंबल की फॉर्म में लिखा, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन का O, तो ये अपने पास क्या है, समीकरण, ये क्या कहलाएगी आपकी समीकरण। अब देखो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तो दूध का कमरे का टेम्परेचर बढ़ने के कारण दूध क्या होता है, फट जाता है, तो वो अभिक्रिया भी कौन सी होगी, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे का तवा टेस्ला कील को अगर आप आदर्श वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, तो वो जंग लगना अभिक्रिया कौन सी हुई, रासायनिक अभिक्रिया। अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पकाया जाना, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, तो ये सारी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, सारी क्रियाएं कौन सी हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखो अपने पास दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, जिस कारण से वो परिवर्तन हुआ उस कारण को अपन हटा देंगे तो वो वापस अपने पहले वाली स्थिति में आ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और एक अपने पास क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन, जैसे अपन ने लाइट को जलाया और थोड़ी देर के बाद बंद कर दिया, तो वो परिवर्तन कौन सा हुआ, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर आपने दूध का दही बना दिया तो वो परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, दूध का दही में बदलना, लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, ये सारे परिवर्तन कौन से हैं, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, जिस कारण से परिवर्तन हुआ उस कारण को आप हटा दोगे तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन, वो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन को आप वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते, इसमें एक नया उत्पाद बन जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। देखो पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो अपन को पता होना चाहिए भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। उसके बाद अपन अभिक्रिया करके देखेंगे, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्रियाकलाप दिए हुए हैं वो सारे अपन करके देखेंगे। देखो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, ये क्या कह रहा है कि मैं एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन को किससे रगड़ना है, रेगमाल से। रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको हटाने के लिए इसे रेगमाल से साफ किया जाता है। उसके बाद चिमटे से पकड़कर स्ट्रीट लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए। ये बर्नर है और ये मैग्नीशियम रिबन है। जब आप इस मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की सहायता से जलाओगे तो अपने पास वोच ग्लास के अंदर क्या बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो अभी इसके जस्ट आगे अपन अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। तो अपने पास ये कैसे हुआ, हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम, और वायु से हमें क्या मिला, ऑक्सीजन। तो वायु की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो अपने पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ऐसा क्यों हुआ, अब देखो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, आपस में दोनों योग करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन। जब इस अभिक्रिया को ये दोनों इधर वाले क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तो
जब ये अभिकारक आपस में, दो अभिकारक मिलकर आपस में एक उत्पाद बनाते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बोझ ग्लास में इकट्ठा कर लिया। ऐसी अभिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। उसके बाद अपन देखो दूसरे क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक प्रश्न में अपन को क्या लेना है? लीड नाइट्रेट, और इसमें क्या मिला देना है? पोटेशियम आयोडाइड। तो ये देखो, ये अपन ने 9th क्लास में सीखे थे। फॉर्मूलों को कैसे बनाया जाता है 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में सीखे थे ना। पीबी की लेड की वैलेंसी कितनी होती है? 2। नाइट्रेट की कितनी होती है? 1। तो इसकी वैलेंसी इसमें चली जाती है और इसकी वैलेंसी इसमें चली जाती है, मतलब इनकी संयोजकता एक दूसरे में चली जाती है। तो अपने पास फॉर्मूला बन के क्या आया? NO3। इस तरह से अपन ने फॉर्मूले बनाने 9th क्लास में सीखे थे। जिसको नहीं आते वो एक बार 9th क्लास की बुक लेके रिवीजन कर ले इसका। देखो पोटेशियम आयोडाइड, और आपने क्या प्रेक्षण किया? अपन क्या प्रेक्षण करेंगे? क्या बनेगा इससे? यहाँ नाइट्रेट कितने? 2। तो यहाँ भी कितने होने चाहिए? आगे जो अपन उत्पाद बनाएंगे उसमें भी नाइट्रेट के नंबर्स कितने होने चाहिए? 2। तो अपने पास क्या बनेगा? लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। अब देखो जितने अभी अपन अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे, जितने नंबर ऑफ अभिकर्मक होते हैं, जितनी संख्या अभिकारकों की होती है उतनी ही संख्या किसकी होनी चाहिए? उत्पादकों की। वो अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। जब तक अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी वो अभिक्रिया कंकाली रिएक्शन कहलाती है। अब देखो एक शंक्वाकार फ्लास्क लेना है अपने को और उसके अंदर कुछ दानेदार जिंक लीजिए। क्या डालना है? जिंक। और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl, और सल्फ्यूरिक H2SO4। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई देता है? हाँ, जब ये देखो ये क्या है? जिंक। और ये अपने पास जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अपने पास क्या बनेगा? जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाएगी। तो अपन देखते हैं कि जब जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका तापमान बढ़ जाता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाती है। तो अपने पास उत्पाद क्या बन गया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो गई। उसके बाद अपन क्या देखते हैं? अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन और तापमान में भी परिवर्तन हो गया। तो ये जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कहने का मीन्स क्या होता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निष्कासन होता है। जैसे जो भी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निष्कासित होती है? हाइड्रोजन। इस गैस को आप पता कैसे लगाओगे कि जो निष्कासित हुई गैस है वो हाइड्रोजन है या नहीं? तो जब भी अपन जलती हुई मोमबत्ती को इसके पास ले जाएंगे या माचिस को इसके पास ले जाएंगे तो ये पफ साउंड के साथ जलती है, और जब भी वो पफ साउंड के साथ जलेगी तो अपन को पता चल जाएगा कि वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। उसकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन और तापमान में भी परिवर्तन होता है। इन सब से अपन ये लगा लेंगे कि जिसके अंदर ये परिवर्तन हो रहे हैं वहां पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, आगे देखो रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अपने पास क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? समीकरण। जब अपन इन शब्दों को इनके सिंबल के रूप में लिखते हैं तो वो अभिक्रिया अपने पास क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, जो आपस में अभिक्रिया
जो दो अभिकारक अभिक्रिया करते हैं वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक। जब ये अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बना रहे हैं, आगे जो एक उत्पाद उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद। जो आगे एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तत्व बना रहे हैं, उसको आप क्या कहोगे? उत्पाद। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहेंगे हम? अभिकारक। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और ये क्या कहलाएंगे? आपके अभिकारक। ये रासायनिक परिवर्तन करने के बाद एक नया तत्व बनाते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं, उसको आप क्या कहोगे? उत्पाद। देखो, फिर जितने भी अभिकारक होते हैं उनको आप कैसे लिखते जाओगे? लेफ्ट हैंड साइड, इधर अपना लेफ्ट हैंड साइड और इधर अपना कौन सा है? राइट हैंड साइड। तो जितने भी अभिकारक है, जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम, फिर मैंने प्लस करके क्या लिख दिया? ऑक्सीजन। तो अभिकारकों के बीच में योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगा के लिखा जाता है। जैसे अपने पास अभी तो क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो एक ही हुआ। अगर एक से ज्यादा उत्पाद बने तो अपन इसको आगे प्लस का साइन लगा के लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण का लिखना। रासायनिक समीकरण को आप कैसे लिखोगे? इनके सिंबल के फॉर्म में। क्या रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अपनी क्या बन गई? समीकरण। इस तरह से आप रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण या संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें कि जितने अपने पास अभिकारक होते हैं उतने ही क्या होने चाहिए? उत्पाद। जब अभिकारकों की संख्या उत्पादों की संख्या के बराबर हो जाएगी तब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, नहीं तो वो अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी। और असंतुलित अभिक्रिया को क्या बोलोगे आप? कंकाली समीकरण। देखो, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने से क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है कि ना तो द्रव्यमान को बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम द्रव्यमान के जितने भी तत्व ना तो उसका विनाश कर सकते और ना ही उसका सृजन कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितने नंबर ऑफ अभिकारक होते हैं, जितने अभिकारकों की संख्या होती है उतनी ही उत्पादों की संख्या होगी, क्योंकि द्रव्यमान को आप ना तो विनाशित कर सकते हैं, ना तो उसका विनाश कर सकते हैं और ना ही आप उसका सृजन कर सकते हैं। बस जितने अपने पास तत्व होते हैं उनको कम या ज्यादा करके हम दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान आपके उत्पादों का होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। देखो ये क्या है? कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण कौन सी होती है? जो अभिक्रिया, आप मेरे साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखते जाइए। जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? कंकाली समीकरण। फिर अपने पास क्या है? जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। अपने पास क्या बना? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अपने पास क्या बन गया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को हमने बाहर निकाल दिया। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इधर वाले अपने क्या है? अभिकारक
और जब दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लिया, उत्पाद। तो जितनी संख्या अभिकारकों की है उतनी ही संख्या किसकी होनी चाहिए, उत्पादों की। द्रव्यमान फ्रैक्शन के नियम के अनुसार जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होना चाहिए, ताकि हम अभिक्रिया को संतुलित कर सके और दोनों तरफ इनका जो द्रव्यमान होता है वो बराबर हो। देखो हम अभिक्रियाओं को संतुलित करना कैसे सीखेंगे। आपने क्या देखा कि पहले अपने पास जिंक के तत्व कितने हैं, 1, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4। तो दूसरी तरफ जो अपने पास उत्पाद है उनमें भी कितना है, जिंक का 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 2 और सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4। तो तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी हो गई, संतुलित अभिक्रिया। जब तीर के दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में द्रव्यमानों की संख्या या अभिकारक या उत्पादों की संख्या बराबर नहीं होगी तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, असंतुलित अभिक्रिया। और असंतुलित अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंकालीय अभिक्रिया। फिर अपने पास क्या, फेरस को किसके साथ रिएक्ट करवाया, जल के साथ। तो क्या बना अपने पास, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन। संतुलित करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स के अंदर आप नंबर लिखते जाओ। पहले चरण में अपन ने क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स के बाद अपन ये देखेंगे कि फेरस के नंबर कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, क्योंकि हमें संतुलित करने के लिए दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर चाहिए। तो यहाँ पे देखो फेरस कितना है, 1 और यहाँ पे फेरस कितना है, 3। लेकिन जब हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ भी फेरस की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3। हाइड्रोजन की कितनी होनी चाहिए, 2 और ऑक्सीजन की कितनी होनी चाहिए, 4। क्योंकि दोनों तरफ अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब हम इस अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। देखो पहले फेरस की कितनी है, 1 और उत्पादों में परमाणु की संख्या कितनी है, 3 और हाइड्रोजन की कितनी है, 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी है, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन अभिकारकों में कितना है, 1 और उत्पादों में कितना है, 4। तो अपन को दोनों तरफ क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ अभिकारक है, जितनी अभिकारकों की संख्या है उतनी ही संख्या किसकी करेंगे, उत्पादों की। तो अपन इस तरह से कौन सा मेथड लगाएंगे, हिट और ट्रायल मेथड लगाएंगे, जिससे अपन दोनों तरफ इनकी अभिक्रिया को संतुलित कर सके। देखो अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हम अभिक्रिया को संतुलित कौन सी विधि से करते हैं, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि से अपन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। सबसे अच्छी ट्रिक इसकी ये होती है कि आपको जो भी आप अभिकारक ले रहे हो उसको आपको ये पता होना चाहिए उसकी संयोजकता कितनी है, क्योंकि ये जो सूत्र बनाने अपन ने 9th क्लास में सीखे थे वो यहाँ काम आना। देखो यहाँ पे फेरस कितने हैं, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 8। फेरस कितने, 3। तो यहाँ पे भी फेरस कितने, 3 और हाइड्रोजन कितने, 8 हो गए बराबर। ऑक्सीजन कितने, 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर है, ये अभिक्रिया कौन सी होगी, संतुलित। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि कौन सी होती है, तो आप क्या लिखोगे, हिट एंड ट्रायल विधि। अब अपन पढ़ेंगे भौतिक अवस्थाओं को संकेत में लिखना, कि भौतिक अवस्थाओं को आप इनके संकेत में कैसे लिख सकते हो। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, देखो जब आपको किसी को सॉलिड फॉर्म में लिखना हो, सॉलिड मतलब कठोर फॉर्म में आप लिखोगे तो उसको किससे डिनोट करोगे, एस से। द्रव को किससे लिखोगे, एल से। गैस को किससे लिखोगे, जी से।
रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था ठोस अवस्था को किससे डिनोट करोगे? एस से। द्रव को किससे लिखोगे? एल से। लिक्विड और गैस को जी से। जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो जलीय विलयन बनाया जाता है तो अपन क्या लिखेंगे? AQ। उसको अपन किससे डिनोट करेंगे? AQ से। जब भी देखो जैसे ये फेरस है अपने पास, ये एस लिख दिया, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, मींस ये ठोस अवस्था में है। H2O को तीनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब आप उसको भाप के रूप में लिखोगे तो आप क्या दर्शाओगे? G। जैसे H2 यहाँ पे G लिखा है, आपने देखा है कि जल द्रव अवस्था में पाया जाता है तो अपन क्या लिखेंगे उसको? जब वो द्रव अवस्था में है तो आप उसको क्या लिखोगे? L। लेकिन जब वो भाप की अवस्था में अपन काम में ले रहे तो अपन क्या लिखेंगे? G। लेकिन जब उसकी अपन ने बर्फ बना ली, उसको ठोस अवस्था में ले आए तब अपन उसको क्या लिखेंगे? S। तो जल को तीनों ही अवस्थाओं में लिखा जा सकता है, ठोस, द्रव तथा गैस। H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग क्या है? उसके पास H2 हाइड्रोजन क्या है? गैस, और गैस को कौन सी फॉर्म में लिख दिया हमने? G। क्लियर? तो आपने को क्या करना है कि भौतिक अवस्थाओं को लिखने के लिए जब भी आप ठोस अवस्था में लिखोगे उसको किससे डिनोट करोगे? S से। द्रव को L से, गैस को G से, तथा जब उसका जलीय विलयन बनाया जाता है तो अपन उसको किससे नोट करेंगे? AQ, एक्वेसिक सॉल्यूशन। देखो कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति के अनुसार आपको क्या लिखना है कि उसके ऊपर ये दिखाया गया है, उसका ताप, दाब तथा उत्प्रेरक को भी दर्शाया जाता है। ताप क्या होगा? मतलब हम उसको कितनी ऊष्मा दे रहे हैं। दाब क्या होता है? अपन उसको कितना दबाव दे रहे हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं पर अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते तथा अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। तो ये क्या दिखाया है? एटमॉस्फेयर, कि उसके कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन के ऊपर कितना दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया गया है, उससे बनने वाला उत्पाद क्या बना? मेथेनॉल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2, ये अपनी रिएक्शन किसकी है? प्रकाश संश्लेषण की। देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को अभिक्रिया करवाई जाती है सूर्य के प्रकाश से, क्या क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ट्रैप कर लेता है, ग्रहण करता है। उसके बाद क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन तथा जल। तो ये अभिक्रिया किसकी है? प्रकाश संश्लेषण की। लेकिन इसमें अपने को दिखाया क्या गया है कि इसके ऊपर कितना प्रेशर लगाया जाता है, बीच में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। क्लियर? आपको यहाँ पे ये सीखना है कि ताप, दाब और उत्प्रेरक क्या होते हैं। ताप ने किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा को देना। तो दो तरह की अभिक्रिया होती है, एक ऊष्माक्षेपी तथा एक ऊष्मा शोषी। जब अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा को शोषण किया जाता है, शोषित किया जाता है, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी। जिस अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा बाहर निकलती है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? ऊष्मा क्षेपी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है?
वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपर जितनी भी अशुद्धियां उनको हटाया जा सके और वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल सके। दूसरा अपना क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। फर्स्ट अपना क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अपन क्या लिखेंगे, H2Cl2 2HCl। देखो दोनों तरफ जितने अभिकारक लिखे हैं उतने ही अपने को क्या लिखना है, उत्पाद। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और क्लोरीन भी कितने हैं, 2, तो आपने क्या लिखे 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरी अभिक्रिया अपने पास क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। या देखो इसको, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। अपने पास क्या बना, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्लोराइड कितने हैं, 2, और यहाँ पे क्लोराइड कितने हो गए, 3, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो अपन इसके आगे 2 लगा दें। अब एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, और क्लोरीन कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, 3। 3 को 2 से गुना करोगे तो क्लोरीन कितने हो गए, 6, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 6। बेरियम यहाँ कितने हैं, 3, और यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ आप क्या लगाओगे, 3, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट भी कितने हैं, BaSO4 3 देना। तो देखो अब ये रिएक्शन क्या होगी, संतुलित है। जितने नंबर ऑफ अभिकारक है उतने ही नंबर ऑफ उत्पाद है। देखो बेरियम कितने हैं, 3, और यहाँ भी बेरियम कितने हैं, 3। क्लोरीन कितने हैं, 3 को 2 से गुना करना होता है, तो क्लोरीन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6, और यहाँ भी क्लोरीन कितने हैं, 6, 3 को 2 से गुना करो। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। सल्फेट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3, और यहाँ भी सल्फेट कितने हैं, 3। देखो जो नंबर आगे लगा होता है, ये जैसे ये 3 लग रखा है, इसका मतलब बेरियम में कितने हैं, 3, और सल्फेट में कितने हैं, 3। यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, लेकिन क्लोरीन कितने हैं, 6, क्योंकि क्लोरीन के साथ 3 लगा हुआ है, ये 3 इस 2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो क्लोरीन के तत्व कितने हो जाएंगे, 6, और एल्यूमिनियम के तत्व कितने हैं, 2। आगे देखो, जल में बेरियम सोडियम प्लस जल क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस H2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो NaOH और H2, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2, और यहाँ पे भी कितने लिख देंगे, 2 NaOH और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे 2 H यहाँ पे ले ली और 2 H यहाँ पे हो गए। हाइड्रोजन कितने इस तरफ, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये हो गए। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, भाई जो आगे लगा हुआ है 2, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ भी कितनी हो गई, 2। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी सोडियम कितने हो गए, 2। ये अभिक्रिया भी क्या होगी, संतुलित। सबसे पहले आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग देख सको। जब आपको ये फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे तो आप इजीली उसको संतुलित कर सकते हो। फिर देखो, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है अभी वैसे ही लिख लेंगे। क्या दिया है, जल में बेरियम क्लोराइड, इसके मतलब अपने पास क्या बन गया, जलीय विलयन, और जलीय विलयन को अपन किससे लिखेंगे, एक्व से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उनकी अवस्था भी अपन को लिखनी है। जल में बेरियम क्लोराइड,
तथा सोडियम सल्फेट। अब ये इनके साथ अपन इनकी अवस्थाएं लिखेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, ये भी जल में है और ये भी किस में है, जल में। अपने पास प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म में है, पीपीटी। जो जल में अघुलनशील हो उसको क्या बोलते हैं, लिखा है ना, अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं। तो ये अवस्था होती है प्रिसिपिटेट, जो जल में अघुलनशील होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और उसको किससे दर्शाते हैं, पीपीटी से। क्या लिखोगे आप, पीपीटी। अब NaCl, अब अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 और क्लोराइड भी कितने हैं, 2। तो यहाँ भी अपन क्या लगा देंगे, 2 हो गए। बेरियम भी एक है और सल्फेट भी एक है, तो आगे बेरियम भी एक है और एक सल्फेट भी एक है, संतुलित। सेकंड क्या है अपना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन HCl। ये भी दोनों कौन सी अवस्था में है, जल में। तो आप क्या लिखोगे, AQ और ये भी AQ। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, NaCl प्लस H2, जल बना दिया। अब देखो H2O, एक H ये है, एक H ये है और H2O बना लिया, H2। अभिक्रिया संतुलित हो गई, NaCl। तो सोडियम भी एक है और क्लोरीन भी एक है, सोडियम भी एक है, इधर अभिकारकों में क्लोरीन भी एक है। हाइड्रोजन कितने थे, 2, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन अपने पास ये रही। तो ये अभिक्रिया इस तरह से आप लोगों को संतुलित करनी है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, क्लियर। इसी तरह अपन इसका सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।